तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है बस्तर साइंस एकेडमी। और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर फिजन, जिसका आप लोग को यूट्यूब और इंस्टा में शॉर्ट्स में मालूम चल ही चुका है कि हम न्यूक्लियर फिजन पढ़ रहे हैं। और इससे क्वेश्चन कुछ उस प्रकार से आते हैं जो मजा ही आ जाता है। मतलब इसमें कोई कठिनाई नहीं, ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस नहीं, कॉन्सेप्ट है छोटा सा, लगभग 20-30 मिनट में हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा और उतने में जो क्वेश्चन आए हमसे बन जाएंगे। तो ध्यान से सुनना मेरी बातों को। अब हम पढ़ने वाले न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, मैं शॉर्ट्स में जो मेरे देखे होंगे आपको मालूम है कि जो हैवी न्यूक्लियस होंगे, भारी न्यूक्लियस होंगे, वो टूटेंगे दो हल्के न्यूक्लियस में, है ना। अगर हल्के न्यूक्लियस में टूट रहे हैं तो टूटना को बोलते हैं फिजन, और अगर उसके साथ एनर्जी निकली तो उसे बोलेंगे हम न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन। ठीक है, तो ये है बहुत आसान। मैं अगर लिख कर आपको समझा दूं तो हैवी जो न्यूक्लियस होंगे, हैवी न्यूक्लियस, है ना, ये क्या करेंगे, टूटेंगे। टूटेंगे किसमें, लाइटर मास वाले न्यूक्लियस में टूटेंगे, और साथ में निकलेगा एनर्जी। इसको बोल रहा हूं मैं एनर्जी। ठीक है, एनर्जी। अगर हैवी न्यूक्लियस टूटा तो हल्का हो जाएगा, सीधी सी बात है। हल्का होगा तो मैं बताया ही हूं कि जब हैवी न्यूक्लियस टूटेगा हल्का हो जाएगा। हल्का तो होगा, लेकिन मान लो एक कोई न्यूक्लियस है ए, ये टूटा बी और सी में, तो बी और सी हल्के होंगे, ए का वेट ज्यादा होगा, है ना, और बी और सी का वेट कम होगा इसके कंपेयर में। लेकिन दोनों के वेट को ऐड कर देंगे, एम बी प्लस एम सी, और इधर का मास एम ए, दोनों बराबर नहीं होगा, है ना। हमेशा ही इसका क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना मास इसका था उतना का उतना पूरा मास का उपयोग नहीं किया ये टूटने में। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ मास डिफेक्ट हुआ, कुछ मास डिफेक्ट हुआ। डिफेक्ट हुआ, जो जितना मास डिफेक्ट हुआ, है ना, उसके साथ सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी निकलेगी, E इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर, जहां डेल एम मास डिफेक्ट है। इसे याद रखो। अगर इसी को मैं ऐसा कर दूं, डेल एम मतलब मैं क्या करूंगा, इनिशियल मास, कौन सा मास, इनिशियल मास माइनस फाइनल मास। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मास डिफेक्ट, इनिशियल मास माइनस फाइनल मास। अगर इसको मैं इसके हिसाब से तो आपको बताऊं तो मास ऑफ एम ए माइनस मास ऑफ टोटल, है ना, बी और सी। देख लिए, समझ पा रहे हैं आप कि इसका मास माइनस इधर का मास, जितना भी आया मास डिफेक्ट, अगर इसे मैं सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूं, सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूं, तो उस मास डिफेक्ट से जितना एनर्जी बना, जितना एनर्जी बढ़ा, उसे कहते हैं एनर्जी क्यू वैल्यू। क्या कहते हैं, क्यू वैल्यू। तो एक नया टॉपिक में फ्लो में आपको बता दिया। अगर एग्जाम में क्यू वैल्यू पूछा जाए, कोई इक्वेशन आपको दिया जाए, उस इक्वेशन में वैल्यू दिया रहे कि इधर का मास इतना है, इधर का मास इतना है, और बोले क्यू वैल्यू कितना होगा, तो क्यू वैल्यू कितना होगा, इतना होगा। इनिशियल मास जितना रहेगा उससे फाइनल मास को माइनस करेंगे, जितना मास डिफरेंस आएगा उसे मास डिफेक्ट कहते हैं, सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रहे ये क्यू वैल्यू आपको बता दिया फ्लो में। बात समझ में आई। तो फिर से मैं कह रहा हूं कि हैवी न्यूक्लियस जब लाइटर न्यूक्लियस में टूट जाता है, फिजन हो जाता है, न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, और साथ में जब एनर्जी निकले, एनर्जी को क्यू वैल्यू भी कहते हैं, तो उसे कहेंगे न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन हिंदी में। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बता दिया कुछ कुछ चीजें, ये है क्यू वैल्यू, इसे अलग से कहीं पे नोट करके लिखें। अब एक क्यू वैल्यू क्या बता रहा है, अच्छा, किसी भी रिएक्शन में दो चीजें होती हैं, या एक्सोथर्मिक नाम सुने होंगे और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब यह होता है कि रिएक्शन में जो भी रिएक्शन हुआ उसमें एनर्जी बाहर निकला, एनर्जी इमिट हुआ, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, हिंदी में बोलते हैं उष्मा क्षेपी, है ना। और जब किसी रिएक्शन में एनर्जी लगता है, उसको देना पड़ता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, उसको बोलते हैं उष्मा शोषी, जो उष्मा शोषित कर लिया, एनर्जी वो खुद रख लिया, है ना, रिएक्शन को पूरा करने के लिए, तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर Q वैल्यू 0 से बड़ा है, मतलब क्या हुआ, पहला पॉइंट, Q का वैल्यू पॉजिटिव है,
अब Q का वैल्यू पॉजिटिव मतलब एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब ये हुआ कि उस रिएक्शन में एनर्जी बाहर निकली है। दूसरा सेकेंड पॉइंट, अगर Q का वैल्यू 0 से छोटा हो मतलब क्या हो, Q का वैल्यू निगेटिव हो, अगर निगेटिव हो मतलब एंडोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी की यहाँ पे रिएक्शन में एनर्जी लगा है, बाहर से हमको एनर्जी देना पड़ा है, मतलब कोई एनर्जी बाहर नहीं निकली। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर फिजन पढ़ रहे हैं। तो न्यूक्लियर फिजन जब पढ़ेंगे तो न्यूक्लियर फिजन में क्या चाहिए, हम किस लिए न्यूक्लियर फिजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हमें एनर्जी मिले, हमें उसको एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, हमें एनर्जी मिले, है ना। इसका मतलब न्यूक्लियर फिजन के लिए कौन सा कंडीशन फॉलो होना चाहिए, Q का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, जब है ना कम वाला नहीं चलेगा, ऑप्शन में ध्यान रखना, ठीक है, कि Q वैल्यू हमेशा ज्यादा होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये रहा ओवरव्यू, नॉर्मल नॉर्मल ओवरव्यू अभी चल रहे हैं, अभी आए नहीं है, स्टार्टिंग है। जितने भी लोग हैं जिनको लगता होगा कि सिर्फ ये जानकारी अपने पास रखना कि न्यूक्लियस टूटेगा तो न्यूक्लियर फिजन होगा और एनर्जी निकलेगी, इतना ही जानकारी लेकर अगर एग्जाम हॉल में बैठोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ये सारी चीजें जानकारी होनी चाहिए, इन सब चीज के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। साथ ही साथ आपको अगर याद होगा, ये इनमें से आप निकाल लो, ये सब नोट्स है निकाल लो, है ना। इसके बाद आपको याद होगा हम लोग ए के बीच और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बीच ग्राफ बनाए थे, जो कुछ इस प्रकार से बना था, ऐसे करके बना था। इधर कहीं पे यूरेनियम था, तो इधर वाले जितने उधर वाले हैं उन्हीं का, है ना, जितने इस ग्राफ में राइट साइड वाले हैं, राइट साइड वाले, इस साइड वाले, उनका क्या होता है, इनका क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। और जो इस साइड वाले हैं वो इस साइड जाना चाहेंगे, इनका क्या होता है, नाभिकीय संलयन मतलब फ्यूजन होता है, इसका फ्यूजन और इधर वाले का फिजन। ये बातें आप सभी याद रखेंगे। तो इतना जानकारी हो गया, अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहां तक समझ गए आप सभी। अब इसके बाद देखिए न्यूक्लियर फिजन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम एग्जांपल के तौर पर यूरेनियम को लेंगे। यूरेनियम ही जरूरी नहीं, प्लूटोनियम है, यूरेनियम है, बहुत सारी चीजें हैं जिनका हम न्यूक्लियर फिजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम एग्जाम्पल यूरेनियम के लेकर चलते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड जो इक्वेशन आते हैं यूरेनियम के लिए ही आते हैं। तो हमारे पास है यूरेनियम। यूरेनियम के कितने आइसोटोप होते हैं तो मैं यहां पर लिख देता हूं। यूरेनियम के आइसोटोप, आइसोटोप किसे कहते हैं, अब जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास या फिर मास नंबर, है ना, क्या हो, चेंज हो। देखते जाओ, 2, 3, 5 और 2, 3, 8, ये 3 प्रकार के आइसोटोप होते हैं जिनमें इसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। आगे पढ़ेंगे हम सिर्फ 35 और 38 वाला। तो ये दिख रहा है 35 और 38, ठीक है। अब सुनो, न्यूक्लियर फिजन कैसे होता है, वो टूटता कैसे है, कब टूटेगा, ऐसे टूटेगा, ध्यान से सुनना। एक है यूरेनियम, ये रहा यूरेनियम, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कौन सा यूरेनियम है, लेकिन ये यूरेनियम है, ठीक है। अब यहां से आता है न्यूट्रॉन, क्या कौन आ रहा है, न्यूट्रॉन 0 and 1, ये आया और इसको टक्कर मारा, जैसे ही इस पे आएगा इसके न्यूक्लियस के अंदर घुसेगा, इसको तोड़ देगा, तोड़ेगा तो यूरेनियम से क्या क्या निकलती है, 3 और न्यूट्रॉन निकलेंगे। कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे, 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, 1, 2 और 3, गिन पा रहे हैं आप, ये 3 न्यूट्रॉन। साथ ही साथ बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निकलेगा, एनर्जी, एनर्जी जिसको क्यू वैल्यू बोले थे, ठीक है। साथ ही साथ 2 चीजें और निकलेंगी, ठीक है, क्रिप्टॉन और बेरियम। क्लियर बात है। अब ये न्यूट्रॉन रेडी हैं, ये 3 न्यूट्रॉन और रेडी हैं दूसरे यूरेनियम को टक्कर मारने के लिए, ठीक है। जैसे ही करेंगे फिर से इसमें से क्या होगा, 3 न्यूट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, एनर्जी बाहर निकलेगी और फिर से बेरियम क्रिप्टॉन, बेरियम क्रिप्टॉन, बेरियम क्रिप्टॉन निकलेगा। फिर जो 3 न्यूट्रॉन है वो फिर आगे जाकर रिएक्शन करेगा और इसी प्रकार रिएक्शन चलते रहता है, जिसको चेन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, चेन रिएक्शन। तो चेन रिएक्शन, श्रृंखला अभिक्रिया, ये क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। रिएक्शन 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कंट्रोल्ड रिएक्शन, एक होता है अनकंट्रोल्ड रिएक्शन,
ठीक है। अब वो कंट्रोल्ड रिएक्शन करवाना है या अनकंट्रोल्ड रिएक्शन करवाना है, या हम पर डिपेंड करता है कि हमें चाहिए क्या। हमें एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए घर में यूज करने के लिए, अपने पृथ्वी में जितने भी लोग हैं और जिनको जिन जिन इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, जिन जिन लोगों को, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है अगर यूरेनियम से, तो हमें कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन करना होगा। ठीक है, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो वहां से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो वहां क्या करते हैं, कंट्रोल रिएक्शन होता है। आगे बताऊंगा मैं आप सभी को। साथ ही साथ अगर नागासाकी और हिरोशिमा को हमें उड़ा देना है, तो उड़ाने के लिए क्या चाहिए, एटम बम चाहिए। एटम बम मतलब लगातार एनर्जी उसमें से निकलते रहना चाहिए। अब लगातार एनर्जी निकले, उसके लिए जरूरी क्या है कि रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि न्यूक्लियर फिजन कब करेगा, टूटेगा कब, जब यूरेनियम को टक्कर मारेगा न्यूट्रॉन, है ना। अब यहाँ पे बात आती है कि यूरेनियम दो टुक है, एक 235 है, एक 238 है, 35, 38। ठीक है, तो ये क्या बात हुआ, तो यहाँ पे एक कंडीशन है, याद रखना कि ये 235 और 238 ये दो चीजें हैं, दोनों को न्यूट्रॉन टक्कर मारेंगे। ठीक है, दोनों को न्यूट्रॉन टक्कर मारा, लेकिन इन दोनों के न्यूक्लियस में, यूरेनियम की जो न्यूक्लियस है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि यूरेनियम 238 आसानी से टूटने वालों में से नहीं है। इसको तोड़ने के लिए क्या लगेगा, ज्यादा पावर वाला न्यूट्रॉन लगेगा। ज्यादा पावर मतलब लगभग 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, जिसका एनर्जी इतना हो, न्यूट्रॉन का एनर्जी इतना हो, वही जाकर इसके न्यूक्लियस को तोड़ पाएगा। जबकि इसको तोड़ने के लिए है ना एकदम कम एनर्जी वाला 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेकर भी कोई न्यूट्रॉन आता है तो वो आकर इस यूरेनियम को तोड़ डालेगा। ठीक है, और एनर्जी निकलेगी। एनर्जी कितना निकलेगी बात मैं यहाँ पे बता रहा हूं। एनर्जी कितना निकलती है, लगभग, इसको याद रखना, सॉल्व भी कर सकते हैं लेकिन जरूरत अभी नहीं है, लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी एनर्जी निकलती है, लगभग बोल रहा हूं मैं, लगभग, एग्जैक्ट अब वो बात करूंगा तो पॉइंट में जाएगा। ठीक है, लेकिन आप भी लगभग ही याद रखें। तो ये है। अब देखिए, इस न्यूट्रॉन को बोलते हैं स्लो न्यूट्रॉन, स्लो न्यूट्रॉन। इस न्यूट्रॉन को बोलते हैं फास्ट न्यूट्रॉन। ठीक है, लेकिन जब फास्ट न्यूट्रॉन आया, इसको टक्कर मारा, जैसे इसको टक्कर मारेगा 3 न्यूट्रॉन और निकलेंगे। ये जो 3 न्यूट्रॉन हैं है ना, वो फिर जाएगा टक्कर मारने के लिए यूरेनियम को। अब यूरेनियम हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, 238 यूज कर रहे हैं। अगर 238 यूज कर रहे हैं तो ये जो न्यूट्रॉन है इसका भी एनर्जी कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मतलब इन न्यूट्रॉन्स को भी क्या होना पड़ेगा, फास्ट न्यूट्रॉन होना पड़ेगा। लेकिन अगर ये न्यूट्रॉन फास्ट न्यूट्रॉन नहीं रहा तो फिर आगे चेन रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा क्या, नहीं रहेगा। अगर न्यूट्रॉन का एनर्जी थोड़ा भी कम होगा तो वो न्यूट्रॉन किसी भी न्यूक्लियस को तोड़ नहीं पाएगा। अगर ये 2 न्यूट्रॉन का एनर्जी कम हो गया तो 1 न्यूट्रॉन बस आगे जाएगा, ये 2 न्यूट्रॉन आगे जा ही नहीं सकता है, मतलब तोड़ ही नहीं सकता है। तो इसीलिए थोड़ा गड़बड़ है। हम लोग इसीलिए एग्जाम्पल हम किसका लेते हैं, 235 का। तो 235 को हम लेकर चलते हैं और इसी के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं, इसको याद रखना, ये चीज याद रखना कि स्लो न्यूट्रॉन और फास्ट न्यूट्रॉन का कितना एनर्जी होना चाहिए ताकि वो न्यूक्लियस को तोड़ पाए। हम इसकी बात कर लिए, मैं बात करूंगा 235 की। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यूरेनियम की। तो यूरेनियम है 235 की हम बात कर रहे थे। इसको टक्कर कौन मारेगा, न्यूट्रॉन मारेगा। जैसे ही न्यूट्रॉन टक्कर मारेगा यूरेनियम एक्साइटेड हो जाएगा, 236 बन जाएगा, क्योंकि 5 और 1 6, ये 92 ही रहेगा। ये एक्साइटेड स्टेट है, इसलिए मैं यहाँ पे एक तो स्टार बना देता हूँ। ये कुछ समय के लिए ऐसा रहेगा और उसके बाद भड़ाक से टूटेगा। जब टूटेगा तो क्या क्या बनाएगा, बेरियम बनाएगा, क्रिप्टॉन बनाएगा। ठीक है, और क्या बनाएगा, 3 न्यूट्रॉन बनाएंगे। कितना, 3 प्लस एनर्जी निकलेगा। एनर्जी मैं यहाँ पे 200 लिख दे रहा हूं ताकि आप इसको याद रखें। ठीक है, अब बेरियम होता है 56, ये होता है 36, याद रख सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, ये होता है 141, कितना होता है 141, और क्रिप्टॉन होता है 92। ऐड करके देख सकते हो आप, ये एक नहीं है, ये 3 है। ठीक है, 3 2 5, 5 और 1 6, ये देखो 6,
ठीक है, ये 9 है, ठीक है, 9 और 9 4 13, कितना हुआ, गड़बड़ बैठ कर रहा हूं मैं, 2 यहाँ ये 6 हो गया था, कितना हुआ था 3 4 5 और एक 6, ठीक है, फिर आता है ये 14, 14 और 9 कितना होता है, 14 और 9 23, 2 3 6, ठीक है, इक्वेशन सही है। तो ये रहा इक्वेशन, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। कैसे इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। इस इक्वेशन को याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि सेट का एक बार एग्जाम हुआ था, सेट का एग्जाम हुआ था, सेट 2018। तो सेट का जब एग्जाम हुआ था 2018 में, ठीक है, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, सीधा सीधा ये इक्वेशन दिया था और वहां पे क्या था पता है, इस क्रिप्टॉन के जगह पे क्वेश्चन मार्क था। अब सिर्फ ये बताना है हमको, 4 ऑप्शन था, अब सीधा सीधा हम बता सकते हैं क्रिप्टॉन ही आएगा। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसको याद रखना ही है, भूलना मत, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये मैं इक्वेशन बता दिया कि न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, यूरेनियम टूटता है, कैसे टूटेगा, न्यूट्रॉन आकर टक्कर मारेगा, जैसे न्यूट्रॉन आएगा इसको टक्कर पड़ा, ये टूटेगा एक्साइट होने के बाद, है ना, तुरंत कितना, 1 माइक्रोसेकंड, कितना समय में, 1 माइक्रोसेकंड में पूरा टूट जाता है और इतना एनर्जी देता है। कितना एनर्जी दे रहा है, 200 लगभग, है ना, लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना एनर्जी दे रहा है, ठीक है। तो ये हुआ आपका न्यूक्लियर फिजन का नॉर्मल बातें, ठीक है, नॉर्मल बातें। अभी तो नॉर्मल ही है, अभी और आगे चलेंगे। क्या आगे चलेंगे, वही मेरा आप शॉर्ट्स देखे होंगे तो आप जान रहे हैं कि यूरेनियम जब तक नेचर के पास है तब तक वो नॉर्मल है, लेकिन जैसे हम उसको अपने पास रखते हैं, अपने पास रिफाइन करके रखने का प्रयास करते हैं, तो वो रेडिएट होना शुरू हो जाता है। तो यूरेनियम को आसानी से रखा नहीं जा सकता, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा कि यूरेनियम को हम ऐसा रख पाएं कि वो शुद्ध रूप से चुपचाप बैठा रहे, वो अग्रेसिव ना हो, मतलब हमेशा एक्टिवेट कंडीशन में रहता है, ठीक है, वो स्टेबल रहे हमारे पास, ऐसा कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो वो जुगाड़ क्या है, आइए अगला देखते हैं। तो यहां तक क्लियर होगा, मैं आपको अभी जस्ट बताया कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलता है एक न्यूक्लियस के टूटने पर। कितना न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस जब टूटेगा तो इतना एनर्जी निकलेगा। तो सोच कर देखो, 1 ग्राम यूरेनियम अगर यूज करें तो कितना एनर्जी निकलेगा। तो 1 ग्राम यूरेनियम, 1 ग्राम, है ना, यूरेनियम में न्यूक्लियस, है ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है। अब 1 ग्राम यूरेनियम है, एक न्यूक्लियस इतना देता है, तो अगर 1 ग्राम यूरेनियम में टोटल कितना न्यूक्लियस है ये हमें मालूम चल जाए तो हम ये बता सकते हैं ना टोटल एनर्जी कितना मतलब निकलेगा 1 ग्राम यूरेनियम के न्यूक्लियर फिजन से, ठीक है। तो 1 ग्राम न्यूक्लियर फिजन से कितना, मतलब 1 ग्राम यूरेनियम में टोटल होते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियस n/a, जहां n को बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। और मास नॉर्मल कितना होता है, यूरेनियम का मास 235 होता है, तो 235, जिसका वैल्यू आप यहां से डिवाइड करके निकालना, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं 2.56 इंटू 10⁻21, इतना 10⁻21 इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसे कर गिनोगे तो भी नहीं गिन पाओगे, भूल जाओगे। तो 1 ग्राम यूरेनियम के पास कितने सारे न्यूक्लियस है, कितने सारे, जब और एक न्यूक्लियस टूटने से कितना एनर्जी मिल रहा है, 200। तो सोचो इतना सारा न्यूक्लियस 1 ग्राम में, तो 1 ग्राम, ठीक है, यूरेनियम, है ना, के न्यूक्लियर फिजन से कुल टोटल कितना एनर्जी इमिट होगा। तो कैसे करेंगे, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक न्यूक्लियस से, टोटल है हमारे पास इतने न्यूक्लियस, 2.5 बस लिखता हूं, 6 को भी नहीं लिख रहा हूं ताकि नॉर्मल सॉल्यूशन कर पाए, 21। और 200 क्या था, ये 200 क्या था, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा मतलब 10⁻6, इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसको यहां रखना पड़ेगा, मेगा 10⁻6, इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19। अब इसको सॉल्व करो, एनर्जी अब किसमें आएगा आंसर,
जूल में, क्योंकि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू हम रख दिए हैं। ठीक है, तो देख लो ये 2.5 दूनी 2.5 इंटू 2 5 हो जाएगा 500। ठीक है, इंटू ये हो जाएगा 6 और 21 कितना हो जाएगा 6 और 21 ये हो गया 27 है ना 27। और यहाँ जो 500 है इसका 2 जीरो अगर मैं हटा दूं तो इसका फिर 27 29 हो जाएगा। और 29 में अगर 19 गया तो कितना बचा 10 की पावर 10। ठीक है ना, 29 में जब 19 चला गया ये इतना बचेगा। इस पे जब मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा जूल। तो टोटल इतना एनर्जी 1 ग्राम अगर न्यूक्लियस टूटा तो टोटल कितनी एनर्जी निकलेगी, इतनी एनर्जी निकलेगी। इसमें किसी कोई आपत्ति कुछ भी नहीं। तो इतना एनर्जी, तो 1 ग्राम न्यूक्लियस 1 माइक्रोसेकंड में टूट जाता है। तो 1 माइक्रोसेकंड में तुरंत, मतलब आपको भागने दौड़ने किसी का भी समय नहीं मिलेगा। अगर यूरेनियम से हमला हुआ है तो चुपचाप बैठो है ना, और भगवान को याद करो, परिवार को याद करो, क्योंकि कोई नहीं बचा सकता आपको अगर आप उस जगह पर हैं तो। क्यों 1 माइक्रोसेकंड में कहां भाग जाएंगे आप, भाग ही नहीं सकते, निपटना तय है, इसलिए चुपचाप बैठे। और एक बार जहां पे फटा न्यूक्लियर बॉम्ब, मतलब एटॉम बॉम्ब जहां फटा, जहां न्यूक्लियर फिजन हुआ, उसके आसपास जो लोग मौजूद हैं उन्हें मालूम ही नहीं चला कि वो खत्म हो गया, निपट गया, पता ही नहीं चला। क्यों, कैसे पता चलेगा 1 माइक्रोसेकंड, इतना कम समय में पूरा बॉडी हड्डी वड्डी सब ऐसे भाप बन के उड़ेगा, ऐसे वेपोराइज हो जाएगा कि हमारे माइंड को, हमारे मस्तिष्क को ये सिग्नल ही नहीं पहुंच पाएगा हमारे बॉडी से कि ये हाथ गल गया है, ये गल गया है। मस्तिष्क ये बता ही नहीं पाएगा कि दर्द कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि मस्तिष्क तक तो जानकारी पहुंच ही नहीं रहेगा और मस्तिष्क ही गायब। तो बिना दर्द का मौत। लेकिन अगर जो यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन होता है ना, और वो कहीं दूर बैठा हुआ है और वो ले देकर बच गया तो वो बहुत दर्दनाक मौत मरता है, बहुत दर्दनाक, समझ गए। इसीलिए ही एटॉम बम, जितने भी न्यूक्लियर युद्ध है ना, ये ना हो, इसके लिए सभी प्रयास करते हैं कि न्यूक्लियर युद्ध नहीं होना चाहिए। न्यूक्लियर युद्ध अगर हुआ तो कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं, पृथ्वी का अंत तुरंत हो जाएगा माइक्रोसेकंड में, है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, है ना। आप लोग भी कभी आगे बढ़ जाएं, बड़े बड़े नेता बनेंगे तो ख्याल रखना इन सब चीजों का कि हमें न्यूक्लियर वॉर नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आ गया होगा। हम अब बात करते हैं चेन रिएक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं, चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन मेरे एक वीडियो में एक टॉपिक पूरा खत्म होगा ही, बिना खत्म किए नहीं छोड़ता जो भी चीज लागू होगा। ठीक है, अगर ज्यादा बड़ा है तो 2 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 आप पहले देख चुके हैं। तो इधर देखिए, चेन रिएक्शन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अनकंट्रोल्ड, ठीक है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन। ठीक है, पहला होता है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ठीक है, अनकंट्रोल मतलब क्या हुआ कि यूरेनियम को न्यूट्रॉन टक्कर मारा, 3 न्यूट्रॉन निकला। अब जो ये तीनों न्यूट्रॉन फिर जाएंगे, फिर यूरेनियम को टक्कर मारेंगे, फिर 3 न्यूट्रॉन निकलेगा। ठीक है, फिर आगे जाएगा, फिर यूरेनियम को टक्कर मारेगा। इस प्रकार बहुत बड़ा चेन रिएक्शन होगा। और जब तक यूरेनियम का पूरा न्यूक्लियस टूट ना जाए, टूट कर बिखर ना जाए, पूरा एनर्जी निकल ना जाए, तब तक ये रिएक्शन चलता रहेगा। उसको बोलते हैं अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। अनकंट्रोल्ड रिएक्शन के एग्जांपल मैं पहले भी बता चुका हूं, एटम बॉम्ब होता है अनकंट्रोल्ड रिएक्शन का एग्जाम्पल, एटम बॉम्ब। ठीक है, और बहुत ही खतरनाक होता है ये, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। ठीक है ना, इसीलिए अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन अगर हो रहा है तो हम लोग उससे ना ही बिजली पैदा कर सकते हैं ना कुछ और काम कर सकते हैं। ठीक है ना, इसीलिए हमें क्या जरूरत पड़ी, कंट्रोल्ड रिएक्शन की। तो सेकेंड आया कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ठीक है, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, ये आया सेकेंड। अब कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन सोच कर देखो, ये न्यूट्रॉन यूरेनियम को टक्कर मारा, 3 न्यूट्रॉन निकला। अगर ये 2 न्यूट्रॉन किसी तरह से या तो न्यूक्लियस से
लीक हो जाए या न्यूक्लियस में एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, तो ये आगे के लिए, आगे जाने के लिए, है ना, आगे टक्कर मारने के लिए उपलब्ध नहीं रहेगा। और जब उपलब्ध नहीं रहेगा तो कितना उपलब्ध रहेगा, सिर्फ एक तो रहेगा, तो ये जाकर टक्कर मारेगा। जब टक्कर मारेगा तो फिर 3 आएंगे, 1 2 3। ठीक है, फिर से उसमें 3 में से 2 को क्या कर दो, या लीक हो जाए या एब्जॉर्ब हो जाए, तो एक फिर बचा, फिर वो क्या करेगा, टक्कर मारेगा। इस प्रकार जो एनर्जी जो मिलेगी वो कंट्रोल्ड एनर्जी होगी। ठीक है ना, समझ आ रहा है? मतलब मैं क्या बोला, 3 न्यूट्रॉन में से 2 क्या हो जाए, या तो लीक हो जाए या एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, लीक हो जाए या फिर एब्जॉर्ब हो जाए। ये एब्जॉर्प्शन के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, ग्रेफाइट यूज ग्रेफाइट का रॉड यूज कर सकते हैं, या फिर हैवी वाटर, क्या यूज करते हैं, हैवी वाटर। हैवी वाटर मतलब D2O, हैवी वाटर मतलब D2O, इसका यूज करते हैं ताकि जो 2 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा निकला हुआ है वो 2 न्यूट्रॉन को क्या कर दे, वो शिथिल कर दे, मत काम करे, एब्जॉर्ब हो जाए या फिर लीक हो जाए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन बचता है जो आगे फिर काम करेगा, फिर 3 जो निकलेगा उसमें फिर 2 को हम लोग, ठीक है, वेस्ट में डाल देंगे, तो एक तो जो बचा फिर वो काम करेगा। इस प्रकार से कंट्रोल रिएक्शन होगा और जितना एनर्जी हमको चाहिए उतना एनर्जी हम अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, और समाज के भला के लिए हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का एग्जांपल क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर, है ना, या इसे क्या बोलते हैं, एटॉमिक पाइल। ठीक है, ध्यान रहे, तो ये हो गया चेन रिएक्शन। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अनकंट्रोल, जो कि जितना न्यूट्रॉन बाहर निकलेगा सब के सब इधर और भी काम करते जाएंगे, थकते नहीं हैं इन लोग। ठीक है, वो हो गया अनकंट्रोल, जैसे एटम बम। कंट्रोल में क्या होता है, 3 न्यूट्रॉन जो पैदा होगा उसमें 2 जने थक जाएंगे मतलब आगे काम नहीं कर पाएंगे तो एक ही जो रहेगा वो काम करेगा, है ना, फिर वही प्रोसेस चलते रहेगी, उसको बोलते हैं कंट्रोल। एग्जांपल है न्यूक्लियर रिएक्टर। इतना समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब आके देखिए, मैं कुछ कंडीशन बता रहा हूं, इसमें ज्यादा बिना कोई ज्यादा सवाल जवाब किए इसको याद रख लेना, है ना। फॉर न्यूक्लियर फिजन सफल तरीके से हो जाए। अच्छा ध्यान रहे, मेरा स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं, तो स्पेलिंग मिस्टेक में हंसना नहीं, हंस भी सकते हो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान दो मेरे कॉन्सेप्ट पे। क्योंकि फॉर न्यूक्लियर फिजन, अगर न्यूक्लियर फिजन हो रहा है तो उसके लिए कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन अभी जस्ट बताया, क्यू वैल्यू क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 0 से, या बराबर भी चलेगा। ठीक है, या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, Z²/A, ये एक टर्म्स है, इसके बारे में कभी बात करेंगे, अभी सिर्फ याद रखो, है ना। एटॉमिक नंबर ए नंबर और मास नंबर, तो इसका वैल्यू बड़ा होना चाहिए 15 से, कितना से, 15 से। ये 2 कंडीशन याद रखना, तभी अगर ऐसा कंडीशन जो फॉलो कर रहा है, जो मटेरियल इस कंडीशन को फॉलो करता है उसी का न्यूक्लियर फिजन होता है। और ये वाला जो कंडीशन है ना, उसको कौन कौन फॉलो करता है, जिसका मास नंबर 85 से ऊपर है। जिनका मास नंबर 85 से ऊपर है वो सभी के सभी इस कंडीशन को फॉलो करता है। इसका मतलब जिसका मास नंबर 85 से ऊपर है उन सभी का न्यूक्लियर फिजन हो सकता है। ठीक है, क्या बोला मैं, 85 मास नंबर से ज्यादा मास नंबर वाले जितने भी मटेरियल हैं उन सही मटेरियल इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, और जो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं उन सभी का न्यूक्लियर फिजन हो सकता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजन किसका होगा, जिसका 85 से ऊपर होगा, जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक है, अब ये कंडीशन हो गया। अब हम बात करते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल की। किसकी बात करेंगे, लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ध्यान से देखो। लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्या होता है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, सब लोग सोच रहे होंगे, जितने लोग अभी तैयारी कर लिए ना फिजिक्स का, जो मुझे बोल भी रहे थे क्वांटम फिजिक्स स्टार्ट करना है वगैरह वगैरह, तो मैं न्यूक्लियर फिजिक्स के बाद क्वांटम फिजिक्स स्टार्ट करूंगा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप अगर न्यूक्लियर फिजिक्स 12th के किताब से पढ़े हैं, 12th क्लास की बुक से पढ़े हैं, तो फिर आप ये सब पढ़े ही नहीं है, ये सब पढ़े ही नहीं है और क्वेश्चन आ जाएगा, तो कैसे करेंगे आप। तो आपके लिए न्यूक्लियर फिजन भी, मतलब सॉरी, न्यूक्लियर फिजिक्स को ही पढ़ना पड़ेगा।
जितने लोग सिर्फ 12th क्लास से किताब को पढ़कर अपने आप को समझ रहे हैं ना कि हम निकाल लेंगे, तो ऐसा नहीं है। क्वेश्चन पूछने वाला जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है वो नादान नहीं है, उनको सब मालूम है कि आप क्या पढ़ें, और उनको ये मालूम है कि मैं क्या पूछूंगा तो आप घबरा जाएंगे। हल्के मत ले उनको, ठीक है। पढ़ें, इतना पढ़ें कि क्या बताएं। कुछ समय का मेहनत, उसके बाद जीवन भर एंजॉय करना, इनकम स्टार्ट हो जाएंगे, कार, घर, बंगला, गाड़ी, सुंदर सी वाइफ, सब मिलेगा। इधर देखो, लिक्विड ड्रॉप मॉडल। अब लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्या है? बोर और व्हीलर का थ्योरी है। इस थ्योरी में वो बताया कि जो न्यूक्लियस जो होता है वो लिक्विड के ड्रॉप की तरह होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, एक न्यूक्लियस है, जब ये दो न्यूक्लियस में टूटेगा तो टूटने के लिए इसको तो है ना, ये बूंद को थोड़ा सा ऐसे इस टाइप से अलग अलग होना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसका शेप कुछ इस प्रकार से हो जाएगा और इसके बाद ये टूट जाएगा और बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी, ठीक है। ये होता है लिक्विड ड्रॉप मॉडल। तो यहाँ इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं? डंबल शेप, डंबल शेप, ठीक है। क्लियर बात है? क्या कहते हैं इसको? डंबल शेप। अब डंबल कंडीशन, इसी को बोलेंगे डंबल कंडीशन, है ना। अब ये न्यूक्लियस को अलग अलग करने के लिए, प्लस को अलग अलग करने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर कौन सा फोर्स लग रहा है? न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, न्यूक्लियर फोर्स, जो इन दो न्यूक्लियस को अलग अलग होने नहीं देगा। तो इन दोनों न्यूक्लियस को अलग अलग होने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए ना। कितना एनर्जी चाहिए? कुछ तो चाहिए, जो न्यूट्रॉन लेकर आएगा। न्यूट्रॉन जो आता है ना दौड़ते भागते हुए, उसके पास उतना एनर्जी रहता है कि इसको तोड़ पाए, ठीक है। तो न्यूक्लियस आएगा कुछ एनर्जी लेकर, वो एनर्जी देगा और वो एनर्जी क्या करेगा? इसको तोड़ देगा। मैं बताया हूं ना कि यूरेनियम 238 के लिए ज्यादा एनर्जी वाला लगता है और यूरेनियम 235 के लिए कम एनर्जी वाला लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रॉन जो एनर्जी लेकर आ रहा है उसके पास इतना ताकत है कि नहीं कि वो दो न्यूक्लियस को अलग कर पाए। तो इसको बोलते हैं डंबल कंडीशन। जैसे ही डंबल कंडीशन में आता है ये अपने आप ही अलग हो जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लग जाता है, ठीक है। सेम चार्ज अब एक दूसरे को रिपल करने लगते हैं तो अलग हो जाएंगे, लेकिन अलग होने से पहले वो साथ में है, साथ है, उसको अलग करने के लिए पहले एनर्जी लगेगा, है ना। तो जितना एनर्जी लगता है, तो यहां मैं लिख रहा हूं, देखो डंबल कंडीशन, है ना, या डंबल शेप लिख दूं आपके जानकारी के लिए। डंबल शेप में लाने के लिए, ठीक है, डंबल शेप में लाने के लिए, है ना, जितनी ऊर्जा लगेगी, ठीक है, जितना ऊर्जा लगेगा उसे क्या बोलेंगे? थ्रेश होल्ड एनर्जी। क्या बोलेंगे? थ्रेश होल्ड एनर्जी, या फिर क्रिटिकल एनर्जी, या फिर रीएक्टिवेशन एनर्जी। इतने सारे नाम है, थ्रेश होल्ड एनर्जी, क्रिटिकल एनर्जी, रीएक्टिवेशन एनर्जी, ये ठीक है, ध्यान रहेगा। अब ये रीएक्टिवेशन एनर्जी क्या लगेगी, मतलब कौन लेकर आएगा, कौन लेकर आएगा उसको छोड़ दो, ठीक है। हमारे पास दो चीजें हैं, एक है यूरेनियम, यूरेनियम 235 के लिए कितना एनर्जी लगेगा डंबल शेप में लाने के लिए, और यूरेनियम 238 इसको डंबल शेप में लाने के लिए कितना एनर्जी लगेगा? कौन सा एनर्जी? थ्रेशोल्ड एनर्जी या क्रिटिकल एनर्जी या फिर रिएक्टिवेशन एनर्जी। कितना लगता है? 6.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको 7.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये चीज याद रख लेना, कितना लंबा चौड़ा सॉल्व करते रहोगे, ठीक है, याद रख लेना। मैं सॉल्यूशन भी बता सकता हूं, लेकिन आपको सॉल्यूशन याद रखने की जरूरत नहीं है। 7.3 और 6.9 देख ही पा रहे हो, इसको तोड़ने के लिए, डंबल शेप में लाने के लिए ज्यादा एनर्जी लगता है, ठीक है, ध्यान रहे। क्लियर बात है? तो मैं आपको बता दिया एक नया टॉपिक, थ्रेशोल्ड, क्रिटिकल या फिर रिएक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं। किसे कहते हैं कि डंबल शेप में लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अनुसार किसी भी न्यूक्लियस को उसके डंबल शेप में लाने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, मिनिमम एनर्जी, उस मिनिमम एनर्जी को थ्रेशोल्ड या क्रिटिकल या रिएक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, जो कि 235 के लिए 6.9 होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 238 के लिए 7.3 होता है। क्लियर बात है? इतना याद रखना, Q का वैल्यू बड़ा या बराबर होना चाहिए 0 से, Z² का वैल्यू 15 से बड़ा होना चाहिए। किसका वैल्यू 15 से बड़ा होता है? जिसका मास नंबर 85 से ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद ये दो वैल्यू क्रिटिकल एनर्जी जो बता दिया। इतना समझ गए हो तो फिर आगे हम बढ़ते हैं।
तो समझ गए। अब लास्ट टॉपिक, ये टॉपिक खत्म होने के बाद आपका न्यूक्लियर फिजन पूरा खत्म हुआ ऐसा माना जाएगा, लेकिन इसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अगर आते हैं तो बनाना भी पड़ेगा आप सभी को। तो मैं बात कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की, जिस है ना, जो क्रिटिकल साइज का है ना, क्रिटिकल साइज कितना होना चाहिए वो बताता है। मैं बता रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है। और के कोफिशिएंट, ये के से शो करते हैं इसे। हमारा बात सुनिए, यूरेनियम जो है अपने पास कैसे रखोगे? रखने के लिए कुछ तो कंडीशन हो, कुछ तो कंडीशन हो, ठीक है। उस कंडीशन को ही ये बताता है कि किसी भी यूरेनियम को हम अपने पास रखेंगे कैसे, ठीक है। सुनो, तो पहला 3 न्यूट्रॉन पैदा हुआ, ठीक है। तो कम से कम, है ना, कम से कम 1 न्यूट्रॉन, है ना, आगे रिएक्शन के लिए होना चाहिए ना, होना चाहिए, कम से कम 1 होना चाहिए कंट्रोल्ड रिएक्शन के लिए। किसके लिए? कंट्रोल्ड रिएक्शन के लिए कम से कम 1 होना चाहिए। तो 1 हो, कंट्रोल्ड हो, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? के कोफिशिएंट, ठीक है। समझ गए कि आगे रिएक्शन, चैन रिएक्शन कंटिन्यूअसली होता रहे, उसका जिम्मेदारी कौन लेता है? के, पहला, ठीक है। और यूरेनियम को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी यही बताएगा के, जिसको क्रिटिकल साइज आएगा। क्रिटिकल साइज बता रहा हूं क्या होता है। सुनो, यूरेनियम को एक छोटा छोटा गोली बनाते हैं, गोलियां समझते हो, गोल गोल गोली बनाते हैं, और वैसे छोटे छोटे गोली के रूप में ही यूरेनियम को अपने पास रखा जाता है, ताकि वो डीएक्टिवेट रहे, स्टेबल रहे, ठीक है। और वो अपने में से रेडिएशन इमिट ना करे। तो रेडिएशन इमिट ना करे उसके लिए जरूरी क्या है वो अभी बता रहा हूं, देखते चलिए, ठीक है। तो सबसे पहले के क्या होता है? के होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन फर्स्ट generation अपॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन प्रीवियस जनरेशन। मतलब वही है कि पहले प्रीवियस जनरेशन में 3 टुक है ना, 3 न्यूट्रॉन, तो दोबारा फिजन करने के लिए कितने हैं? 1 हैं मौजूद। तो यही उसी की तुलना कर रहा है कि हमको कितना न्यूट्रॉन मिला और कितना न्यूट्रॉन आगे रिएक्शन के लिए हमें मिल रहा है, मतलब अवेलेबल है, ठीक है, न्यूट्रॉन्स। उसको क्या बोलते हैं? के वैल्यू, ठीक है। अब ये के ज्यादा इसके बारे में ध्यान मत दो, जितना जानकारी मैं दूंगा उतना ही याद रखना। इसके 3 कंडीशन है। अगर के का वैल्यू 1 आया, आंसर 1 आया, ठीक है, क्या आया? 1, तो यूरेनियम कैसा रहेगा? स्टेबल रहेगा। स्टेबल मतलब चुपचाप रहेगा, ना अपने में से रेडिएशन छोड़ेगा, ना ही न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। कुछ नहीं होगा मतलब कहने मतलब गलत कह दिया मैं, ऐसा होता है। के का वैल्यू 1 है मतलब स्टेबल है। स्टेबल मतलब कंटिन्यूअसली कंट्रोल रूप से चैन रिएक्शन होता रहेगा, कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन होता रहेगा के इक्वल टू 1 पर। और अगर के का वैल्यू ज्यादा हो गया 1 से तो फिर एक्सप्लोजिव हो जाएगा, मतलब अनकंट्रोल्ड। ये क्या है? कंट्रोल्ड, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ के का वैल्यू जैसे ही बढ़ा 1 से, अनकंट्रोल्ड हो जाएगा ये, ठीक है ना। और अगर के का वैल्यू 1 से छोटा है तब कैसा रहेगा? रिएक्शन स्टॉप, ठीक है, रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, रिएक्शन नहीं होगा। बात क्लियर? कोई दिक्कत इसमें किसी प्रकार का नहीं है? ठीक है। ठीक है, इसके बाद ये देखो कि न्यूट्रॉन का, देखो जब न्यूक्लियस रखा हुआ है, यूरेनियम चुपचाप रखा हुआ है, तो यूरेनियम से भी न्यूट्रॉन बनते हैं, और न्यूट्रॉन मतलब प्रोड्यूस होते हैं। और जैसे न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे तो फिर न्यूट्रॉन क्या करेगा? बाकी जो यूरेनियम के न्यूक्लियस है उनको तोड़ना शुरू करेगा, बहुत है ना, एक्सप्लोजन हो जाएगा। और समझ रहे हो क्या होगा? उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी और आसपास की चीजों को पूरा नुकसान पहुंचाएगा, रेडिएशन इमिट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ध्यान रहे। अच्छा, आप सभी को यह मालूम है कि जैसे कोई खेती करता है, आप में से किसी के पास खेती किसानी होगा, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन जिनके पास होगा उनको ये पता है कि पहले जब जैसे धान बोए,
अब धान पैदा हुआ, ठीक है। अब धान को वापस से उखाड़ कर उसको उसके बीच दो धान के जो पौधे हैं उनके बीच के डिस्टेंस को मेंटेन किया जाता है ताकि उनका डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाए। क्या है, ज्यादा जगह मिलेगा तो पैदावार भी क्या होगा, ज्यादा होगा। उसी प्रकार प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन किसके प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम के। किसके प्रोपोर्शनल होगा, वॉल्यूम के। जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, पहला। दूसरा, नंबर ऑफ एस्केप न्यूट्रॉन, मतलब कितना न्यूट्रॉन, इसको लिखता हूं सरफेस, ठीक है, कितना न्यूट्रॉन लीक कर गया, ठीक है, किसी भी न्यूक्लियस से कितना न्यूट्रॉन बाहर लीक कर गया। तो बाहर लीक कैसे करेगा, वो सरफेस पे डिपेंड करेगा कि सरफेस उसको अलाउ कर रहा है बाहर जाने के लिए कि नहीं, ठीक है, या फिर अपने अंदर बांध के रखा है। तो किस पर डिपेंड करता है, सरफेस पर। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा न्यूट्रॉन बाहर निकलने के चांसेस बढ़ेंगे। एरिया अगर छोटा है, सरफेस एरिया छोटा है, तो न्यूट्रॉन बाहर निकलना, ठीक है, कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दो चीजें हैं कि प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होगा और नंबर ऑफ एस्केप न्यूट्रॉन सरफेस के प्रोपोर्शनल होगा। अब देखो, प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन मतलब टोटल प्रोडक्शन न्यूट्रॉन का, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मैं n मान लूं तो वो प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। लेकिन किसका वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, जो आप यूरेनियम रखेंगे, यूरेनियम उसको छोटा छोटा गोली बनाकर रखोगे गोल गोल, तो उस जो गोली बनाए हो उस गोली का वॉल्यूम, ठीक है। अब ये बताइए, सेम जैसे 1 ग्राम मैं आपको यूरेनियम दिया, अब 1 ग्राम यूरेनियम से आप क्या क्या बना सकते हो, एक गोला बना लो स्फेयर और एक क्यूब बना लो, क्यूब घन। किसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, क्यूब का, ठीक है। सबसे मिनिमम सरफेस एरिया वाला शेप कौन सा है, स्फेयर। सबसे मिनिमम सरफेस एरिया वाला शेप कौन सा है, स्फेयर, गोला। तो इस गोले की तरह बनाएंगे यूरेनियम को, तो गोले का वॉल्यूम, तो ये टोटल प्रोडक्शन जो होगा न्यूट्रॉन का, उसको मैं n मान लिया, किसके वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होंगे, तो वॉल्यूम होता है स्फेयर का 4/3 पाई, रेडियस में r मान लेता हूँ। रेडियस मतलब जो मैं गोला बनाया हूँ, ये यूरेनियम का मैं क्या बनाया हूँ, छोटा सा गोला, तो इस गोले का रेडियस होगा, उसको मैं क्या मान लिया, r मान लिया, तो r का क्यूब, ठीक है। इसको तुम इक्वल करो तो देखो ये 4 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, इन सब को हटाया, इसको मैं इक्वल किया तो कांस्टेंट लिख दिया k1 और r का क्यूब, ठीक है। सेकेंड, इस वाले को देखो, एस्केप। अब यहाँ पे एस्केप मतलब दो बातें हैं, एक लीक कर जाए या एक न्यूक्लियस खुद एब्जॉर्ब कर दे। अब न्यूक्लियस अगर खुद एब्जॉर्ब करेगा तो सोच कर देखो कि जो भी न्यूट्रॉन है वो कितना एब्जॉर्ब होगा, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा उतना उसके अंदर न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब होते हैं। तो एब्जॉर्ब मैं बोल रहा हूं ए क्या है, न्यूट्रॉन दो प्रकार से गायब होंगे, बताया था मैं, या तो बाहर निकल जाएंगे, लीक हो जाएंगे, या न्यूक्लियस के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो न्यूक्लियस के अंदर अगर एब्जॉर्ब होंगे तो वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा कि ज्यादा वॉल्यूम है तो ज्यादा अंदर एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो एब्जॉर्ब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जितने एब्जॉर्ब हो गए वो भी वॉल्यूम के ही प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब मैं इसको इक्वल करके k2 r क्यूब कर लिया, ठीक है। अब इसी का लास्ट क्या, लीक, बाहर लीक कर सकता है, एस्केप हो सकता है, बाहर जा सकता है, तो वो किस पर डिपेंड करता है, बोला हूं मैं, सरफेस पर। सरफेस जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा लीक होने की चांसेस बढ़ेगी। फिर से इक्वल करे, कांस्टेंट k3 कर दिया और r का स्क्वायर, तो ये 3 इक्वेशन मिल गया। ये टोटल नंबर, टोटल न्यूट्रॉन कितना बना, इतना बना, इतने एब्जॉर्ब हो गए और इतने लीक हो गए। तो कितने न्यूट्रॉन बचे न्यूक्लियर फिजन के लिए, है ना। तो अवेलेबल न्यूट्रॉन फॉर फिजन, तो फिजन प्रोसेस के लिए कितने न्यूट्रॉन बचे, तो टोटल में से मैं जितने एब्जॉर्ब हो गया और जितना लीक हो गया दोनों को माइनस कर दूंगा, जितना भी आंसर आएगा, मान लो मैं मान रहा हूं p मान लिया ना, जितना बचेगा वो रिएक्शन के लिए क्या रहेगा,
मौजूद रहेगा, जितना है ना, समझ गए, वो रिएक्शन के लिए क्या रहेंगे, मौजूद रहेंगे। क्लियर है बात, कोई दिक्कत, किसी समझ में ना आया हो? चलो आगे देखो, अगर ये P मान लिया ना, P का वैल्यू अगर 0 से छोटा है, अगर P का वैल्यू 0 से छोटा है, मतलब निगेटिव में आता है आंसर, तो फिर रिएक्शन स्टॉप, कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है। सेकेंड, अगर बड़ा है तो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, और थर्ड अगर बराबर है तो फिर कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। हमारे लिए फायदे की बात क्या है, फायदे की बात क्या है कि हमें कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन चाहिए। क्या चाहिए, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन चाहिए। क्लियर है बात। तो अब ध्यान से देखना यहाँ पे कि यहां के बाद कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के लिए, फॉर कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, कंट्रोल चेन रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि P बराबर 0 होना चाहिए। P का वैल्यू क्या है, ये तो मैं रख रहा हूं n माइनस ए माइनस एल बराबर 0 होना चाहिए। मतलब क्या हो जाएगा, n माइनस ए बराबर में क्या हो जाएगा, l। ठीक है। आगे देखो, ये l यहां आ जाएगा नीचे में, n माइनस ए अपॉन में l बराबर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, ध्यान से देखते चलें आप लोग। अब n का वैल्यू रखो, n का वैल्यू ये रहा k1 r क्यूब, a का वैल्यू क्या रहा k2 r क्यूब, तो माइनस k2 और दोनों में r क्यूब है, कॉमन निकल गया। ठीक है, और अपॉन में क्या है l, l मतलब k3 r स्क्वायर, तो ये हो गया k3 r स्क्वायर। ठीक है ना, इक्वल टू 1। तो आप देख पा रहे हो कि ये 3 और ये 2 गायब। ठीक है, और ये पूरे कांस्टेंट को मैं क्या मार रहा हूं, इस पूरे कांस्टेंट को मार रहा हूं k, तो क्या हो जाएगा k, और एक r बचा है ऊपर में बराबर 1, तो r इक्वल क्या आ गया, 1/k। इस बात को याद रखें। ठीक है, r का वैल्यू क्या आ गया, 1/k, r का वैल्यू क्या आ गया, 1/k। अब देखते जाओ, ध्यान से देखना, ये मैं एंडिंग कर रहा हूं। ठीक है, एंडिंग बातें चल रही है। तो मिनिमम रेडियस ऑफ स्फीयर r is equal to 1/k, minimum radius of sphere for controlled chain reaction। ठीक है, तो कंट्रोल चेन रिएक्शन हो पाए उसके लिए मिनिमम रेडियस कितना निकला, r इक्वल टू 1/k। पता है ना कौन सा कंडीशन लेके चले थे, कंट्रोल चेन रिएक्शन। तो कंट्रोल चेन रिएक्शन के लिए क्या आया, ये r इक्वल टू 1/k। k क्या है, कोई कांस्टेंट है, k क्या है, कोफिशिएंट है, मतलब k का वैल्यू 2 3 4 5 ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो नॉर्मल संख्या है। अब मान लो k का वैल्यू 0.5 है, कितना है 0.5, मतलब आधा है, और आधा से 1 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2। तो r का वैल्यू कितना आया, 2। तो 2 सेंटीमीटर का क्या बना लेंगे, गोली बना लेंगे। किसका, समझ गए ना, कि 2 सेंटीमीटर का यूरेनियम का गोली बना लिए। अगर 2 सेंटीमीटर का बनाओगे तो रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा, लेकिन कौन सा रिएक्शन होगा, कंट्रोल्ड रिएक्शन। ठीक है, पहला कंट्रोल्ड। ठीक है, दूसरा, अगर रेडियस को बढ़ा दिए, मतलब कि गोले के साइज को इससे 2 से भी क्या कर दिए, बढ़ा दिए। पहले 2 था, इतना लंबाई 2 है, अब ये 2 से ज्यादा हो गया, तो 2 से ज्यादा हो गया मतलब बढ़ गया, बढ़ गया मतलब क्या क्या होना शुरू हो जाएगा, अनकंट्रोल हो जाएगा और एटम बॉम्ब की तरफ फट जाएगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन, जब रेडियस छोटा हो 1/k से, मतलब इस साइज से भी क्या हो जाए, छोटा हो जाए, छोटा हो गया, जबकि 2 कितना था, ये 2 है और हम उससे छोटा कर दिए। ठीक है, छोटा किए, तो अब यहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। इसका मतलब जो यूरेनियम है, उस यूरेनियम को छोटे छोटे गोलियों की तरह रखा जाएगा, जिसका रेडियस
1/k से कम रखा जाएगा ताकि उनमें से रेडिएशन बाहर ना निकले, ठीक है, वो एक्सप्लोजिव ना हो, ठीक है। और जब कंट्रोल चेन रिएक्शन करना होगा तो उस गोली के साइज को इसके साइज से कर देंगे, ठीक है। और जब एटम बम बनाना होगा तो उसके साइज को और ज्यादा बड़ा किया जाएगा। क्लियर बात है? तो ये है मिनिमम क्रिटिकल साइज, आपको मालूम चल गया होगा। और यहीं से न्यूक्लियर फिजन का सारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है। जितना आपको समझ में आया बढ़िया है, समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट में बताओ, है ना, मैं उसको और सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। और अगर आपको अच्छे समझ में आया तो फिर बिल्कुल कमेंट में मुझे बताओ, है ना, लाइक करो और बताओ, ताकि मुझे ऐसा लगे कि हाँ आप सभी पढ़ाई कर रहे हैं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, मेरा मेहनत खराब नहीं जा रहा है, ऐसा मुझे लगना चाहिए, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि आगे भी मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। तो आज के लिए न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस बोलता हूं, आज का पढ़ाई, न्यूक्लियर फिजन का आज का पढ़ाई खत्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक न्यूक्लियर फ्यूजन लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।